दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये अल्फाज थे हलाको खान के। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। वो शख्स जिसके घोड़ों की टापों ने बगदाद की गलियों में खून की नदियां बहाई थीं। वो फातेह जिसने 652 साल पुरानी अब्बासी खिलाफत को एक ही झटके में मिटा दिया था। वो ताकत जिसके नाम से बादशाह कांपते थे, उलमा खामोश हो जाते थे और माएँ अपने बच्चों को सीने से लगा लेती थीं। सन 1258 ईस्वी बगदाद जल रहा था। बगदाद जल रहा है और कोई हमें रोकने वाला नहीं। दरियाए दिजला का पानी सियाह हो चुका था। लाखों किताबों की रोशनाई से, लाखों इंसानों के खून से बैतुल हिकमत की सदियों पुरानी इल्मी विरासत लम्हों में पानी में डूब गई थी। ये तुम शहर नहीं जला रहे, तुम इल्म को जला रहे हो। खलीफतुल मोतसिम बिल्लाह को कालीन में लपेटकर घोड़ों से रौंदा जा चुका था और हलाको खान अपने सफेद घोड़े पर बैठा जलते शहर को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था वो नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन तारीख ने कभी किसी फातेह को हमेशा फातेह नहीं रहने दिया। आज हम इस लम्हे की दास्तान सुनेंगे जब वो हाथ जिसने बगदाद को जलाया खुद ठंडा हो गया, जब वो सल्तनत जिसने दुनिया को लर्जाया अपने ही बोझ से टूटने लगी, और जब अल्लाह की वो सुन्नत एक बार फिर साबित हुई कि जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम उसकी ताकत के बराबर ही होता है। सन 1217 ईस्वी में मंगोल सल्तनत के दिल में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया हलाको। वो चंगेज खान का पोता था, उस चंगेज खान का जिसने एशिया और यूरोप को अपने पैरों तले रोन डाला था, जिसकी फौजों ने समरकंद, बुखारा और नीशापुर को मिट्टी में मिला दिया था। हलाको के खून में फतह थी, तबाही थी और वो बेरहमी थी जो मंगोलों की पहचान बन चुकी थी। उसकी मां सरकोतानी बैगी एक नेस्तूरी मसीही औरत थी, ज़हीन, सियासतदान और अपने बेटों की सबसे बड़ी उस्ताद। उसने हलाको को ताकत का दर्स दिया। उसकी बीवी दुकूस खातून भी मसीही थी, जो हमेशा हलाको के कानों में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरती रही। हलाको न मुसलमान था, न मसीही, न बुद्धमत का पैरोकार। वो सिर्फ एक चीज का पुजारी था, ताकत। वो मुहिम जिसने दुनिया बदल दी, सन 1255 में हलाको के बड़े भाई अजीम खान मंको ने उसे एक मुहिम पर रवाना किया। हुक्म सिर्फ एक था, मगरिब को फतह करो। हलाको 1,50,000 फौज लेकर निकला। ये इतनी बड़ी फौज थी कि जहां से गुजरती जमीन लरसती थी। रास्ते में पहले हशेशिन के किले आए, वो खुफिया फिरका जिसका किला अलमौत सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। हलाको ने उसे रेत की तरह मिस्मार कर दिया। फिर आया बगदाद, इस्लामी दुनिया का दिल, इल्म, तहजीब और खिलाफत का मरकज। और फिर वो हुआ जो तारीख के सियाह तरीन अबवाब में से एक है। फरवरी 1258 बगदाद फतह हो चुका था। हलाको ने शहर में 40 दिन तक कत्लेआम जारी रखा। मुअर्रिखीन का अंदाज़ा है कि 2 लाख से 10 लाख तक इंसान मारे गए। आदाद इतने बड़े थे कि कलम लिखते लिखते रुक जाता है। बगदाद फतह होने के बाद हलाको रुका नहीं, उसकी फौजें शाम की तरफ बढ़ीं। 1259 में हलब गिरा। दमिश्क ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। सलीबी रियासतें हलाको के सामने झुक गईं। उन्हें लगा शायद ये मसीही फातेह उनका दोस्त है। हलाको का अगला हदफ था मिस्र। अगर मिस्र गिरता तो इस्लामी दुनिया का आखिरी मजबूत किला ढह जाता। फिर शायद तारीख कुछ और ही लिखी जाती। लेकिन यहाँ ठीक इसी लम्हे अल्लाह की तकदीर ने एक पता चला दिया जो किसी ने नहीं सोचा था। वो खबर जिसने सब बदल दिया। सना 1259 का आखिर। हलाको शाम में था, मिस्र पर हमले की तैयारी कर रहा था, जब एक कासिद तेज घोड़ा दौड़ाता आया। खबर थी अजीम खान मंको मर गया है। मंगोल रिवायत के मुताबिक जब अजीम खान मरे तो तमाम बड़े मंगोल सरदारों को करियल ताई यानी अजीम इजलास में वापस जाना होता था, नए खान के इंतखाब के लिए। हलाको को रुकना पड़ा। उसने अपनी फौज का बड़ा हिस्सा वापस बुला लिया।
हमें वापस जाना होगा, ये हुक्म है। सिर्फ एक छोटा दस्ता छोड़कर जिसकी क़यादत उसके जनरल कतबगा के पास थी। ये वो लम्हा था जिसका मुसलमानों को इंतज़ार था। मिस्र में सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ ने फौरी फैसला किया, अभी नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ सकेंगे। अगर आज ना लड़े तो कभी नहीं लड़ सकेंगे। और फिर आया ऐन जालूत 1260 ईस्वी, वो मार्का जिसने मंगोलों की नाकाबिले शिकस्त होने की दास्तान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कतबगा की फौज तबाह हो गई। मंगोल पहली बार मैदान में हारे, लेकिन हलाको उस वक्त बहुत दूर था और उसे अभी अपनी सल्तनत की फिक्र थी। हलाको की अपनी सल्तनत, एलखानी सल्तनत का क़याम परियलताई के बाद हलाको के भाई कुबलाई खान नए अजीम खान बने। हलाको को मिला ईरान, इराक, इनातोलिया और कफकास पर मुश्तमिल एक अलग खित्ता। ये कहलाया एलखानी सल्तनत। दारुल हुकूमत बना मरागा, शिमाल मगरबी ईरान में। हलाको अब सिर्फ फातेह नहीं था, वो एक हुक्मरान भी था। लेकिन हुक्मरानी जंग से बहुत मुख्तलिफ होती है। जंग में सिर्फ ताकत चाहिए, हुक्मरानी में चाहिए हिकमत, इंसाफ और वो चीज़ जो हलाको के पास कभी नहीं थी। समझ, वो जंग जो घर के अंदर लड़ी गई। हलाको की सबसे बड़ी मुश्किल बैरूनी दुश्मन नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी उसके अपने रिश्तेदार। शुमाल में गोल्डन होर्ड की मंगोल सल्तनत थी जिसका हुक्मरान था बरका खान, और बरका खान वो मंगोल था जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये तारीख का एक हैरत अंगेज मोड़ है। बरका खान चंगेज खान का पोता था, उसी खानदान का फर्द जिसने मुसलमानों को तबाह किया था। लेकिन उसने बुखारा के उलमा से मिलने के बाद कलमा पढ़ा और पक्का मुसलमान हो गया। जब बगदाद तबाह हुआ, बरका खान का दिल खून से भर गया। उसने ऐलान किया, हिलाको ने अल्लाह के रसूल के खलीफा को कत्ल किया है, मैं उससे ये हिसाब लूंगा, अगरचे वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। और फिर शुरू हुई वो जंग जिसने मंगोल सल्तनत को अंदर से तोड़ दिया। बादशाह सलामत, सल्तनत अंदर से कमजोर हो रही है। बरका खान और हलाको की फौजें कफकास के मैदानों में टकराईं। ये लड़ाई 1262 से 1265 तक जारी रही। मंगोल मंगोलों से लड़ रहे थे, एक तरफ मुसलमान मंगोल, दूसरी तरफ गैर मुस्लिम मंगोल। ये वो दरार थी जो कभी नहीं भरी गई। हलाको एक अजीब कैफियत में था। वो जानता था कि ऐन जालूत में उसकी फौज हारी। वो जानता था कि बरका खान इसे शुमाल से चैलेंज कर रहा है। वो जानता था कि उसकी सल्तनत में अंदरूनी कशमकश है, लेकिन उसके पास उन मसाइल का हल नहीं था, क्योंकि उसने जिंदगी में सिर्फ एक काम सीखा था, तबाह करना, तामीर करना नहीं आता था। मुवर्रिख इब्न खल्दून लिखते हैं कि हर सल्तनत की उम्र 3 नस्लों से ज्यादा नहीं होती। पहली नस्ल बनाती है, दूसरी संभालती है, तीसरी बर्बाद करती है। मंगोल सल्तनत ने यह अमल और भी तेज रफ्तारी से तय किया। हलाको के दिल में एक और दर्द था जो कोई नहीं जानता था। वो दर्द था बेयकीनी का। वो शख्स जो हर चीज को फतह कर सकता था, मौत को नहीं फतह कर सकता था। उसकी बीवी दोकूज खातून 1265 में फौत हो गई और हलाको पर उसका गहरा असर पड़ा। शुमाल मगरबी ईरान का इलाका मरागा। सर्दियों की एक रात, हलाको खान बीमार था। वो बीमारी जो उसे कई महीनों से घेरे हुए थी, अब उसके जिस्म पर मुकम्मल काबिज हो चुकी थी। मुवर्रिखीन ने उसे मर्गी की बीमारी बताया है। बाज ने लिखा कि आखिरी दिनों में उसे शदीद दौरे पड़ते थे। वो हलाको जिसके नाम से सुल्तानों के दिल दहल जाते थे, आज एक बिस्तर पर पड़ा था, बेबस। क्या? उसके गिर्द उसके अमीर थे, उसके बेटे थे, उसके दरबारी थे। यही अंजाम था मेरी ताकत का। सब खामोश, सब इंतजार में। और फिर फरवरी 1265 ईस्वी में हलाको खान ने आखिरी सांस ली। वो आदमी
جس نے بغداد کو آگ لگائی، دجلہ کو سیاہ کیا، خلیفہ کو قالین میں روندا، آج خود ایک سفید کفن کا محتاج تھا۔ منگول روایت کے مطابق اسے آذربائیجان کے قریب ایک جزیرے میں دفنایا گیا۔ قبر خفیہ رکھی گئی تاکہ کوئی بدلہ نہ لے سکے۔ یہ وہی روایت تھی جو چنگیز خان کے لیے بھی اپنائی گئی تھی۔ فاتح چھپ کر دفن ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے دشمن بے شمار ہیں۔ ہلاکو کی موت کی خبر پھیلتے ہی وہ مر گیا، ہلاکو خان مر گیا۔ ایلخانی سلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ اس کا بیٹا اباقا خان تخت پر بیٹھا، لیکن اباقا اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ وہ ایک محتاط حکمران تھا، جنگجو نہیں۔ شمال میں برکا خان نے جنگ جاری رکھی، لیکن وہ خود بھی 1266 میں فوت ہو گیا۔ دونوں دشمن 1 سال کے اندر چلے گئے، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی دراڑ وہ دراڑ رہی۔ وہ عمل جو ہلاکو کی موت سے شروع ہوا، یہاں ہمیں ایک قدم پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا۔ منگول سلطنت ایک وقت میں دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت تھی، پیسفک سمندر سے مشرقی یورپ تک، چین سے فارس تک، لیکن اس کے اندر پہلے سے دراڑیں تھیں۔ ہلاکو کی موت نے ان دراڑوں کو گہرا کر دیا۔ ہلاکو اور برکا خان کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ منگول سلطنت ایک نہیں رہی۔ گولڈن ہورڈ نے ایلخانی سلطنت کو کبھی معاف نہیں کیا، اور یہ دشمنی نسلوں تک چلتی رہی۔ وسطی ایشیا میں چغتائی خانات الگ ہو چکا تھا، اپنی الگ پالیسی، الگ مفادات، کبھی ایلخانیوں کا دوست، کبھی دشمن۔ کوبلائی خان نے چین میں یوان سلطنت قائم کی، اور دھیرے دھیرے وہ بھی منگول روایات سے دور چینی تہذیب میں ضم ہونے لگا۔ اس کے اپنے خاندان پر اسلام کا اثر بڑھنے لگا۔ یہ شاید تاریخ کا سب سے بڑا طنز ہے۔ وہ خاندان جس نے اسلامی دنیا کو تباہ کیا، اس کی اگلی نسلوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو کا پوتا غازان خان 1295 میں مسلمان ہوا۔ اس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ اپنی پوری سلطنت میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ اللہ کی شان، جو تلوار اسلام کو مٹانے آئی تھی، اس کے وارث اسلام کا پرچم اٹھانے لگے۔ وہ سوال جو تاریخ پوچھتی ہے، ہلاکو نے بغداد میں کیا سوچا ہوگا جب اس نے جلتے شہر کو دیکھا؟ کیا اسے کبھی احساس ہوا کہ وہ صرف عمارتیں نہیں جلا رہا، وہ علم جلا رہا ہے، وہ فکر جلا رہا ہے، وہ تہذیب جلا رہا ہے جس کے دوبارہ بننے میں صدیاں لگیں گی؟ غالباً نہیں۔ طاقت کا نشہ آنکھیں بند کر دیتا ہے، لیکن تاریخ کا فیصلہ اندھا نہیں ہوتا۔ آج ہلاکو کا نام ظلم کی علامت ہے، اور بغداد کے وہ علماء، وہ کتابیں، وہ تہذیب، ان کا ذکر آج بھی عزت سے ہوتا ہے۔ فاتح مٹ گیا، مظلوم یاد رہا۔ ہلاکو کی موت کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان دنیا نے سانس لینا شروع کیا۔ مصر میں مملوک سلطنت مضبوط ہوئی، بیبرس نے صلیبیوں کو نکالا اور منگولوں کو بار بار شکست دی۔ شام واپس آیا مسلمانوں کے پاس۔ ایران میں ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ہلاکو کے وارثوں نے ایران کی تہذیب اپنا لی۔ فارسی زبان ان کی زبان بنی، اسلام ان کا دین بنا۔ وسطی ایشیا میں چغتائی خانات کے مسلمان حکمران آئے۔ گولڈن ہارڈ مکمل طور پر اسلامی ریاست بن گئی، اور آخرکار وہ خاندان جو اسلام کو مٹانے آیا تھا خود اسلام میں مٹ گیا۔ اللہ کی سنت جو کبھی نہیں بدلتی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ یہ ہے وہ سبق جو ہر دور کے ظالم کو، ہر دور کے مظلوم کو اور ہر دور کے مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کا کام آہستہ ہو سکتا ہے لیکن رکتا نہیں۔ اللہ کا نظام دیر کر سکتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ ظالم کا انجام ضرور آتا ہے، چاہے تھوڑی دیر بعد صحیح۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں
اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی اور اچھی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچتی رہیں۔